राजस्थानी मीठी बोली, मीठी बोली हीरा तोली, हीरा तोली है अनमोली राजस्थानी राजस्थानी राजस्थानी। नमस्कार, मैं विनोद कुमार। हमारे YouTube चैनल अभिनव कैरियर एकेडमी पे आप सबका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आप सबको विदित है, अपने कल एक कक्षा का आयोजन किया था जिसमें हमने कला साहित्य और संस्कृति जो राजस्थान की उससे संबंधित रीति रिवाज और प्रथाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था, और उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक और उसकी जो प्रश्नोत्तरी है उसमें हम आज आगे जो है ये जो क्लास करेंगे। कल था हमारा टॉपिक रीति रिवाज और प्रथाएं, और उसकी आज पहले हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे। प्रश्नोत्तरी उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से आने लायक हैं या किस तरह का पैटर्न उनका होता है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में एक जो राजस्थान की प्रमुख जातियाँ, विशिष्ट जातियाँ जो पुराने टाइम से जो जितनी भी जातियां थी काम के आधार पे, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। हिंदी में एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं मुंशी प्रेमचंद, उपन्यासकार, कहानीकार, कई कविताएं भी उन्होंने लिखी, और आज़ादी के समय में उनका महत्वपूर्ण योगदान अपनी कलम के जादू से रहा था, और उनको कलम का जादूगर भी कहा जाता था। एक समय की बात है, इनकी एक कहानी है, थोड़ा सा अपने उस पर बात करेंगे और उसके बाद में हम आगे के जो है हमारी अध्ययन की जो प्रक्रिया उसको शुरू करेंगे। एक किसान था और किसान के घर एक अतिथि आता है, और अतिथि को भोजन करवाना उस टाइम में मतलब एक महत्वपूर्ण काम समझा जाता था। और अनाज के रूप में ज़्यादातर जो गरीब लोग होते थे वो जौ का सेवन करते थे। और उसके बाद में क्या हुआ कि अतिथि जब आया तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम जौ का सेवन ना करवा के और गेहूं का सेवन करवाएं, इनको गेहूं की रोटी बना के और अतिथि को, महात्मा जी को हम खिलाएं। तो इधर उधर गांव में भी जितने गरीब थे उनके पास किसी के पास गेहूं नहीं मिला, तो वो एक महाजन के पास गए, साहूकार के पास गए, जमींदार के पास गए कि मुझे गेहूं चाहिए, मेरे घर अतिथि आए हैं, तो आप मुझे कृपया करके उधार 1.25 सेर गेहूं दे दीजिए। महाजन ने क्या किया, उनको 1.25 सेर गेहूं दे दिया। घर पे आया, घरवाली को बोला कि इसका आप भोजन बनाओ, अतिथि को भोजन करवाना है। और भोजन करवाने के बाद अतिथि चले गए आशीर्वाद दे के, और आगामी जब फसल हुई तो उन्होंने 5 पहले पसेरी मन इस तरह से चलता था, तो पसेरी जो है उन्होंने महाजन को अपने खेत में से खड़ी फसल में जो गेहूं है वो तोल के दे दिया, और महाजन भी लेके चला गया, कुछ नहीं बोला। करते 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 टाइम बीतता गया। 7 साल बाद वो महाजन बोलता है कि एक बार आप मेरे से 1.25 सेर गेहूं लेके गए थे और मुझे वो मेरा वापस चाहिए, वो भी सूद समेत। तो उन्होंने कहा महाजन जी मैंने तो आपको उसी टाइम दे दिया था। कहते जो आपने दिया था वो मैंने लिखा नहीं, और जो आपका है वो बही में दर्ज है, और जो हमारी बही है वो कभी झूठ नहीं बोलती, और वो भगवान की देन है। आप पाप के भागी बनोगे अगर आप इसका जो मेरा जो ऋण आप पे उधार है वो चुकाओगे, नहीं तो आप पाप के भागी बनोगे। उन्होंने कहा अभी ठीक है, मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता, तो मैं आपका जो है कितना चुकाना है। तो उन्होंने उसका बना दिया 1.25 मन, यानी कि वो 45-50 किलो से ऊपर 1.25 सेर गेहूं का उन्होंने गेहूं कर दिया जोड़ तोड़ करके। फिर उसका जब पैसों का हिसाब लगाया तो वो करते करते और 65 रुपये पे बात आई कि 65 रुपये आपको मुझे चुकाना होगा। और उस टाइम 65 रुपये की बहुत बड़ी कीमत होती थी। करते करते उसने दिन रात मेहनत की, उसकी घरवाली ने काम किया बच्चों को पालने के लिए, और वो मजदूरी करता था अपनी उसका कर्जा चुकाने के लिए। 6 महीने बाद, साल बाद जब वापस गया तो उसके पास 50 रुपये इकट्ठे हुए, उसने महाजन को दिए। कहते जी अब तो 15 रुपये रह गए और मैं आपको ये चुका दूंगा। कहते 15 नहीं, ब्याज लग के ये तो 125 रुपये हो गए हैं, और आपको अगर मेरा कर्जा उतारना है तो मुझे मेरे यहाँ पे आपने मजदूरी करनी पड़ेगी पूरी जिंदगी जब तक मेरा कर्जा नहीं उतरेगा, और वो कर्जा सिर्फ ब्याज ब्याज ही चुकता कर पाओगे क्योंकि मैं तो 3 रुपये सैकड़ा लूंगा। और करते करते वो कहता भी ठीक है मुझे कर्जा तो उतारनी है, और उसकी जो है पूरी जिंदगी उसका कर्जा उतारने में निकल जाती है, जबकि ब्याज ब्याज भरा जाता है और सूद जो है वो उसका मूल रकम जो थी वो वापस वैसी की वैसी है। और इसी पर पूरे आधारित इनका एक बड़ा शानदार उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का 1.25 सेर गेहूं। और कल हम जब टॉपिक कर रहे थे तो एक हमारे पास में एक क्वेश्चन छूट गया था, तो प्रश्नोत्तरी के साथ में सबसे पहला जो प्रश्न है मैंने वो वही दिया है, सागड़ी का अर्थ। ये वही है सागड़ी जो उस महाजन ने उसके ऊपर लगाया था, बंधुआ मजदूरी। तो प्रश्न अगर संबंधित इससे है कि सागड़ी का अर्थ क्या है, तो सागड़ी का अर्थ घुड़सवार, पटवारी, कृषक या बंधुआ मजदूर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा,
बंधुआ मजदूर। इस तरह के प्रश्न आएंगे, कई ऑप्शन दिए होंगे आपको। आजकल तो 5 ऑप्शन का भी आता है, बीएसटीसी में ये आएगा या पैटर्न नहीं आएगा, लेकिन अपने 4 मान के चले, अगर 5वां है तो उसको भी अपने को फिल करना होगा। उसका होगा कि हमें ये नहीं आता या हमें नहीं करना, और जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो हमें सारे ही प्रश्न करने हैं। तो अब में से जो भी आपको ठीक लगे उनको करने तो है ही हैं। लेकिन प्रश्न अगर इस तरह का है, सागड़ी अपने कल नहीं पढ़ा था, तो आज मैंने उस कहानी के माध्यम से जो बताया कि जो बंधुआ मजदूरी जो होती थी शुरू पहले, हालांकि अब तो इसके अंदर सुधार हो गया है, कानून में बन गया। राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 के अंदर ये बना था, और इसके बाद में अब जो है बंधुआ मजदूरी लगभग समाप्त है। दूसरा प्रश्न, दहेज प्रथा का प्रथम प्रमाण कहाँ पे मिलता है? कल हम जब बात कर रहे थे दहेज प्रथा के बारे में पढ़ा आपने, क्योंकि वो शुरू से बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, और आज भी हमारे समाज में दहेज प्रथा जो है वो पूर्णतः व्याप्त है, कभी भी खत्म ना होने वाली बीमारी कह सकते हैं, और इसी तरह व्याप्त है ये। तो इसका जो पहला प्रमाण है, सर्वप्रथम प्रमाण, हमें वो कौन सी शताब्दी में मिलता है या कब मिलता है? समय बताना अपने को, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप साथ साथ जब देख रहे हैं क्लास को तो अनुमान लगाइए, आप कितने स्टिक बैठते हैं या आपके कितना कल का याद है, ये आपको आसानी रहेगी। क्योंकि अपने ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं तो आपके कमेंट्स मुझे नहीं मिल रहे। कल जब कमेंट्स के अंदर आप बताओ हमें, तो ये बताना कि हमने कितने प्रश्न जो है इसमें से सही किए। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 6वीं शताब्दी, यानी कि इसके दहेज प्रथा के जो प्रथम प्रमाण मिलते हैं वो 6वीं शताब्दी में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बठार का भोज किस मौके पर दिया जाता है? कल हमने विवाह संबंधी, मृत्यु संबंधी कई जो है रीति रिवाज अपने पढ़े थे, तो उसमें एक शब्द था बठार। ये प्रकार का भोजन है जो दिया जाता है, कौन से टाइम पे दिया जाता है? जन्म के समय, मृत्यु के समय, या नांगल के समय, या विवाह के समय? जन्म के समय जड़ूला वगैरह होता है, मृत्यु के समय मृत्यु भोज, और नांगल के समय जो हम घर का जो प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश, उसको नांगल कहते हैं, और विवाह के समय जो है बठार का भोजन दिया जाता है। तो इसका उत्तर सही है, विवाह के समय। नाता क्या है? कल हमने कई प्रथाएं पढ़ी, बहु विवाह, विधवा विवाह, बाल विवाह, इसी प्रकार से एक प्रथा थी नाता प्रथा। इसका संबंध किससे? मृत्यु भोज से नहीं है, रिश्ते का एक नाम। जी हाँ, ये रिश्ते का एक नाम है, जब अपने कल पढ़ा था, और इससे के बारे में अपने ये अध्ययन किया था कि अगर कोई लेडीज है, उसका अगर पति स्वर्गवास हो जाए तो वो अपने किसी संबंधी के साथ में उसका पुनर्विवाह कर दिया जाता है, उसके नाते भेज दिया जाता है। तो नाता क्या हो गया? एक रिश्ते का नाम। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा के बारे में अपने कल पढ़ रहे थे, और उसमें हमने जिक्र किया कि जो महिलाएं हैं वो अपनी जीवन साथी की शैया पे साथ में लेट के और अपनी आग में आहुति दे देती थी। और इसके जो प्रथम प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? अशोक के शिलालेख में, राज प्रशस्ति में, ताम्रपत्रों में, या गटियाड़ा के अभिलेख में। ये जो है इसका जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है गटियाड़ा के अभिलेख में। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके काल में आया था? विधवाओं को पुनः विवाह करने की मान्यता प्रदान की गई थी, कानूनी रूप से इसके लिए एक अधिनियम बना था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये किसके काल में बना था? जब अंग्रेजों का शासन था उसके दौरान की घटना है। लॉर्ड डलहौजी के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड विलियम? तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। कल हमने पढ़ा था इसको, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? हरिविलास शारदा कल अपने अध्ययन किया था, इनके बारे में एक सामाजिक सुधारक थे, समाज सुधारक, और उन्होंने बहुत प्रयास किया। इनमें से वो कौन सी प्रथा या जो है जिसमें इन्होंने अपना योगदान दिया सुधार में? सती प्रथा में, बाल विवाह में, विधवा विवाह से, या उपरोक्त सभी तीनों में? तो इनका जो विशेष योगदान था वो था बाल विवाह। बाल विवाह के रोकथाम के लिए जो कानून बनाया गया था उसके अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जानोत्तरण क्या है? विवाह की जब हम रस्में करते हैं तो उसके अंदर एक शब्द आता है जानोत्तरण। तो जानोत्तरण क्या है? बरातियों को दिए जाने वाला उपहार, वधु पक्ष द्वारा भोज, फेरों की एक रस्म, या वर पक्ष द्वारा दिया गया भोज। बरातियों को दिया जाने वाला उपहार है, इसको तो रंगबारी कहते हैं, और वधु पक्ष द्वारा तो भोज जाता है वो 4 प्रकार का था। फेरों की एक रस्म भी ये नहीं है, तो ये क्या है? वर पक्ष द्वारा दिया गया
भोज, जब रात्रि जोगा होता है और ये बात होती है कि वो प्रीति भोज रखते हैं, तो उस जो अपने आजकल तो प्रीति भोज या जो पैलेस में होने लगे, और पहले जो उसको क्या कहते थे अपने जानोत्तरण। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कन्यावल क्या है? यह भी एक विवाह की रस्म है। कन्यावल वधु को दिए जाने वाला कलेवा है, वधु को भेजा गया उपहार है, एक प्रकार का उपवास है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो है, अपने कल इसके बारे में पढ़ा था, ये एक उपवास है जो वधु पक्ष की जो महिलाएं या जो उससे जो संबंधित महिलाएं जितनी भी हैं, वो क्या है कि शादी वाले दिन उपवास करते हैं लड़की के विदा होने तक, तो उसको कहते हैं कन्यावल। अंतिम संस्कार के बाद शोकाकुल परिवार को दी जाने वाली सांत्वना को क्या कहते हैं? जैसे किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद में उसको शमशान ले जाया जाता है और उसकी जो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसके बाद हम वापस आते हैं नहा धो के, उनके पास जब बैठ के सांत्वना देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अपने को ये बताना है। तीये की बैठक, तीये की बैठक 3 दिन बाद में, ठीक है। बखेर, बखेर क्या होता है? जो हम उनके पीछे जो सिक्के आदि उछालते हैं उनको बखेर। एकताई, ये शादी की प्रथा है, जब हम घर पे जो दर्जी बिठाते हैं उसको एकताई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सांतरवाड़ा। क्या है? सांतरवाड़ा। सांतरवाड़ा यानी कि हम जब संस्कार करके वापस आते हैं तो परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके पास बैठते हैं, उसे सांतरवाड़ा। अगला प्रश्न, महिलाओं द्वारा सामूहिक अग्निदाह की प्रथा क्या कहलाती है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहलाती है? जौहर। केसरिया अगर पुरुष करे तो, और दोनों अगर एक साथ करें, केसरिया भी हो और जौहर भी, तो उसको हम क्या कहेंगे? साका। इसी प्रकार अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम साका कब और कहां पे हुआ था? राजस्थान का जो प्रथम साका है वो कब हुआ था और कहां पे हुआ था, ये अपने को बताना है। 1303 चित्तौड़गढ़, 1301 रणथंभौर, 1311 जालोर, 1308 सिवाड़ा। तो राजस्थान का जो प्रथम साका है वो हुआ था एकमात्र रणथंभौर का साका, जो सबसे पहले हुआ 1301 ईस्वी में। कहां हुआ? रणथंभौर। उसके बाद 1303 चित्तौड़गढ़ वगैरह जो भी हैं वो सारे साके हुए। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका कब हुआ? इसमें हमने नेतृत्व बताना भी, किसके नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ के ऊपर आपको पता है 3 साके हुए हैं। 3 में से जो पहला है उसमें जो रानी थी वो रानी कौन सी थी, इनमें से अपने को बताना है। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, रानी रंगदे, रानी कर्मावती या मूलराज के समय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रानी पद्मावती। किसके समय? राजा कौन थे इस टाइम? इस टाइम जो राजा थे वो थे रतन सेन। रतन सेन की पत्नी थी ये, और इन्होंने एक साथ महिलाओं के साथ मिलकर जौहर भी किया था और साका भी हुआ था। 2.5 साके किसके प्रसिद्ध हैं? चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे हमें पता है, रणथंभौर में 1 साका जो कि राजस्थान का पहला साका हुआ था, लेकिन 2.5 साके यानी कि 2 साके और एक ऐसा था जिसमें केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। वो कौन सा है? जालोर, चित्तौड़, सिवाड़ा या जैसलमेर। तो वो जो साका था वो किसका था? जैसलमेर। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य क्षेत्र में 3 साके हुए थे? क्षेत्र का नाम बताना अपने को, तो अपने इस पिछले 3 प्रश्नों में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसका जो आंसर है वो चित्तौड़। चित्तौड़ में 3 साके हुए थे, जालौर में 1, जैसलमेर में 2.5 और सिवाड़ा में भी 1 साका हुआ था। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जन्म से जो संस्कार है कौन सा है? बिंदोली, मौसर, सांतरवाड़ा या जड़ूला। सांतरवाड़े की अपने बात करी थी, मौसर जो है वो मृत्यु भोज, और बिंदोली जो है वो विवाह की एक रस्म है। तो जन्म से संबंधित क्या हुआ? जड़ूला। बच्चा जब 1 वर्ष का या 3 वर्ष का होता है, जो प्रथम बार उसके जब बाल कटवाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जड़ूला उतारना। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से? ये जो समारोह मनाते हैं या प्रथा या रीत जो है हमारी, इनमें से कौन कौन सी जो है, कौन सा ऐसा जो संबंध जिसका विवाह से? गोद लेना, जब किसी कोई छोटी अल्पायु में अपने संबंधी से कोई पुत्र या पुत्री गोद लेता है तो वो गोद लेता। पनघट पूजन, जब अपने जलवा पूजन करते हैं बच्चे के जन्म के समय। टीका, तो टीका जो है यानी कि रोका जिसको कहते हैं कई जगह, वो होगी विवाह से संबंधित रस्म। अगला प्रश्न, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने में प्रयुक्त लकड़ी की शैया क्या कहलाती है? आधेटा, ओक, बेखुंडी या उपरोक्त सभी। इसमें ये हो सकता है प्रश्न में, उपरोक्त में से कोई नहीं है, सभी हो सकता है।
क्योंकि तीनों चीज तो हो नहीं सकती। तो ये हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है देखो आधेटा। आधेटा वो होता है जब हम सैया को ले जाते हैं और बीच रास्ते में उसकी जो दिशा परिवर्तन करते हैं, वो तो हुआ आधेटा। ओख वो होता है जब हम कोई त्योहार नहीं मनाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बैकुंठी। अगला प्रश्न, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध किस प्रथा से है? अभी हमने कुछ देर पहले शारदा एक्ट के बारे में पढ़ा। हरविलास शारदा जी जो समाज सुधारक थे, और अब एक हमारे जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी समाज सुधारक हुए हैं। और इनका संबंध किससे है वो अपने को बताना है। बाल विवाह, बाल विवाह का संबंध हरविलास शारदा से। शारदा एक्ट जो अपने बात कर रहे थे वो था शारदा एक्ट। सती प्रथा नहीं, डाकन प्रथा नहीं। डाकन प्रथा अपने आप धीरे धीरे उसके ऊपर सुधार हुआ। अब लोग जब जब जागरूकता आई है तो ये लगभग वैसे समाप्त होगी। तो इनका जो संबंध था वो था विधवा पुनर्विवाह से। और इसके ऊपर जो कानून भी बनाया था कल उसके बारे में अपने पढ़ा था। और अनुमरण प्रथा का संबंध किससे है? एक प्रथा थी कल अनुमरण जब हम पढ़ रहे थे तो उसका था बाल विवाह से संबंध है, सती प्रथा से है, दास प्रथा से है या डाकन प्रथा से है। अनुमरण मतलब साथ मर जाना, लेकिन सती प्रथा में इसमें एक अंतर था। क्या अंतर था कि सती प्रथा के अंदर जब संस्कार किया जाता आदमी का तो उसके साथ ही जो है वो महिला लेट जाती है। और अगर कहीं बाहर मृत्यु हो जाए पति की अपने की, तो वो क्या है कि उसकी कोई प्रिय चीज के साथ में संस्कार कर लेती है, अपना सैया पे या अग्नि में लेट जाती है। तो इसका संबंध किससे हुआ? सती प्रथा से। ये थे कुछ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, और हम इन प्रश्नों को एक दूसरे को कोरिलेट करके भी अगर अपने अध्ययन करेंगे तो हमें इसका बेहतर परिणाम सामने आएगा और मिलेगा। अब जो है अपना एक टॉपिकल जो रह गया था राजस्थान की प्रमुख जातियां, या इसको कहेंगे विशिष्ट जातियां, क्योंकि राजस्थान या अपने भारत में बहुत प्रकार की जातियां हैं, बहुत प्रकार के धर्म हैं, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर आपने बात करें तो कुछ विशिष्ट प्रकार की जातियां हैं जिनसे एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन्हीं के बारे में अपने अभी चर्चा करेंगे। राजस्थान की विशिष्ट जातियों में सबसे पहले अगर अपने बात करें कायस्थ। कायस्थ देखो मुगल काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जाति रही है। क्यों रही है? क्योंकि जब मुगल काल में वो आए यहाँ पे और अपना जब एकाधिकार करना शुरू किया या व्यापार करना शुरू किया या जो भी उनकी मंशा थी, उसके अंदर इनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भाषा, क्योंकि वो फारसी भाषा जानते थे और जो कायस्थ थे इनको भी फारसी भाषा आती थी, तो इनको अनुवादक के रूप में योगदान देना इनसे लेते थे मुगल जितने भी शासक आए। इसलिए ये महत्वपूर्ण जाति रही है मुसलमानों के काल में। और इनकी जो जैसे गोत्र जो होती है भटनागर, माथुर, पंचोली, ये उस टाइम के जो है विशिष्ट हैं। रत्ना पंचोली, बछराज, हर राय, केसरी सिंह, ये जो है ये शासक भी हुए हैं, ये हुए हैं शासक। उसके बाद अगर दूसरी जाति की बात करें तो दूसरी जाति हुई चारण। चारण जो है वो वीर रस के कवि हुआ करते थे, और अपने जो शासक थे या जो वीर थे उस टाइम के, उनकी वीर गाथाओं का ये बखान किया करते थे, गा गा के सुनाया करते थे। इनका मुख्य कार्य यही था कि अपना जो राजा है उसकी ख्यातियों को, उपलब्धियों को अपने गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बताना या जन जन तक पहुंचाना। एक शब्द है कायम खानी और एक शब्द है पीरदास। जो चारण थे ये हिंदू भी थे और कुछ जगह क्या है कि मुसलमान भी थे। जब मुस्लिम आक्रांताओं के यहाँ हमला हुए तो बहुत से जो है हिंदू मुसलमानों के जो है रीति रिवाज उनको ग्रहण कर लिए थे, वो मुसलमान हो गए थे। तो चारण भी उनमें से एक ये जाति है जिनमें कायम खानी मुसलमान जो है वो मुख्य रूप से, और पीरदास भी जो है मुख्य रूप से। पीर और दास जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पीर और दास। पीर शब्द जो है वो मुस्लिम है और दास शब्द जो है हिंदू। दोनों को अगर मिला के करें तो पीरदास। हमारे अगर अपने क्षेत्र की बात करें, अनूपगढ़ के क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे जो मुसलमान इस प्रकार के हैं उनको पीरदास कहा जाता है। बहुत से आप अगर यहाँ कहीं सर्च करोगे तो उनके अगर नाम पूछोगे या गोत्र पूछोगे तो पीर या दास में से कोई बताएं कि हम पीर हैं, हम दास हैं। भाट या जागा, एक जाति भाट, उनका मुख्य काम था वंश या वंशजों को संग्रहित करना, यानी कि राजाओं की, महाराजाओं की या जितने भी लोग थे, जनता थी, उन सब की जो पुश्तें थी, दादा परदादा उससे भी आगे जितनी भी थी, इनके पास में पूरा लेखा जोखा रखते थे ये, और इनको कहते हैं भाई भाट।
हालांकि कुछ जगह आज भी ये प्रचलित है और धीरे धीरे प्रथा समाप्त होगी इनकी लिखने की, लेकिन अगर अपने जब संस्कार के बाद में हरिद्वार जब जाते हैं तो हरिद्वार के अंदर अगर अपने जो भी वहाँ जो फूल तिराने की है जो परंपरा अपने निभाते हैं, उसके अंदर हमारी वंशावली वहां पे भाट या जागा वो पंडित है, लेकिन उनके पास में वो वहां पे हमारी भैया होती है और वही पंडित अपना वहां पे जो क्रियाक्रम है वो करता है जो हमारे पुरखों से संबंधित होता है। तो इनके जो है इनको यहाँ का जो देसी नाम है वो है भई भाट, और जागा भैया जो जिस भैयों के अपने जिक्र कर रहे हैं जिनमें ये वंशावली लिखा करते थे उनको कहते थे जागा भैया। कालबेलिया, कालबेलिया सभी जानते हैं कि बहुत ही फेमस एक नृत्य भी है और ये एक विशेष प्रकार की जनजाति भी है कालबेलिया। और इन्होंने क्या है कि इनके जो सांपों के मित्र इनको कहा जाता है, क्योंकि बीन बजाना इनको आता है, सांपों को पकड़ते हैं पालते हैं, तो इसलिए इनको सांपों का मित्र कहा जाता है। कालबेलिया नृत्य जो है वर्ल्ड फेमस है पूरा, यूनेस्को द्वारा इस जो नृत्य है इसको विश्व धरोहर 2010 में शामिल कर लिया। विश्व धरोहर यानी कि प्रत्येक साल इसके संदर्भ में जो इनके कलाकार है कालबेलिया के उनको विदेशों में बुलाया जाता है और लोगों में ये जो कला है वो प्रदर्शित करवाई जाती है। इसी उद्देश्य से इसको 2010 में विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया था। और इसकी जो एक प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है गुलाबो, इनको विदेशों में इनको खूब मान सम्मान मिला। तो ये गुलाबो का संबंध किससे है? कालबेलिया से और कालबेलिया नृत्य से। भोपा, बिल्लों के वंशज हैं ये भोपा जाति जो है, और सरकीबंद डेरे में रहते हैं। सरकीबंद डेरा क्या होता है? एक अर्धचंद्राकार का यूं ये अपना झोपड़ी बनाते हैं जिसको कहते हैं सरकीबंद। तो ये जो भोपा जाति है इनका जो घर है और उसकी एक विशेषता है, और सरकीबंद डेरे ये बनाते हैं इसलिए ये विशेष हो गया इनकी बहुत में। और पाबू जी जो इनके आराध्य देव हैं, भोपाओं के जो आराध्य देव कौन हुए? पाबू जी। एक जाति है नट, कठपुतली का जो खेल दिखाते हैं वो, और हम आसपास कहीं भी देखते हैं दो बांस पे यूं एक रस्सा लगाकर जो नट का करतब दिखाते हैं, वो एक विशेष प्रकार की जाति है नट। उसके अलावा ये कोई ना तो करना जानता है और ना ही कर सकता। उदयपुर लोक कला केंद्र है, एक लोक कला केंद्र उदयपुर, उसमें जो है कठपुतली वहां की बड़ी फेमस है। तो कठपुतली का संबंध किससे हुआ? नट जाति से। एक जाति नोची, इसको हम जाति भी कह सकते हैं, ये जो है व्यवसाय के ऊपर थी और ये मुख्य रूप से महिलाओं के विषय में है। नाच गाना जो करती थी या विवाह समारोह में जब बुलाया जाता था महिलाओं को तो उनको उनके विशिष्ट जाति थी नोची, और वही महिलाएं वहां पे जाती थी। इनको रामजनी भी, भक्तन भी और तवायफ नाम से भी बहुत जगह इनको पुकारा जाता था। तो एक क्या हुआ ये नोची। इसके बाद में ये अलग अलग काम के हिसाब से हुए। कुछ हस्तशिल्प जातियां भी थी जिन्होंने हस्तशिल्प यानी जो हाथ की कारीगरी से जो चीजें बनाते हैं विशिष्ट प्रकार की चीजें, उनमें जैसे पिंजारा, ठठेरे, सिकलीगर, लुहार, मणिहारे, लखारे, बढ़ई, गांची, बोला, सिलावट और पटवे, पटवों की हवेलियां। इसी प्रकार ठठेरे जो मटके बनाते हैं या डलिया टाइप जो बनाते हैं, सिकलीगर हो गए, लुहार हो गए, मणिहारे जो ये मणियों का मोती का इनका काम करते हैं, और इनमें सुनार भी होते हैं जो सोने का की कारीगरी करते हैं। सुनार भी इनमें हस्तशिल्प जातियों में शामिल होते हैं। तो अगर हस्तशिल्प जातियों में से इनमें से कोई जाति थे इनका संबंध कौन सी जाति से है तो इनमें से हम कोई भी बता सकते हैं। उसके बाद अगर अपनी बात करें पशुपालक जातियां, पशुपालक में अलग अलग जातियां थी उस टाइम। हालांकि आज तो हम सभी, क्योंकि जाति के हिसाब से ना तो हमारा काम रहा है और ना ही कोई पेशा इस तरह से रहा है। जैसे अगर अपने बात करें नाई की, तो जो बाल काटने वाले नाई वो सबसे पुराने जमाने में जो सेन है उन्हीं के पास में ये काम होता था और वही करते थे। लेकिन आज अगर अपने देखेंगे बाजारों में जहाँ भी, तो हर जाति के लोग जो है वो उस काम को अपनाए हुए हैं। और जो बढ़ई का काम है, कारपेंटर का काम है, वो भी हर जगह हर जो है जाति के लोग अपना रहे हैं। लेकिन ये अगर विशेष क्षेत्र में बात करें, ये पुराने टाइम से तो गोपालक जो होते थे वो ग्वालिया उनको कहते थे, गुर्जर जाति थी और इनका नाम ग्वालिया अपने जो गो पालने वाले को कहते थे। इसी प्रकार भेड़ पालक गाडरी, अविपाल या अजापाल के नाम से ये जाने जाते थे। अगर घोड़ा पालक की बात करें अपने, तो घोड़ा पालक में देखो दो शब्द अपने लिए महत्वपूर्ण है। घोड़ा पालने वाली जातियां हुई, उनके अंदर दो ये जो शब्द है ना ये बड़े महत्वपूर्ण है। प्रश्न इन पे बनने की पूरी संभावना रहती है। चारवादार क्या है? अगर ये पूछा जाए तो जो घोड़ों की जो सेवा करता है उसको कहते हैं चारवादार। कौन? घोड़ों की सेवा करने वाला या सेवादार। घोड़ा का क्या हो गया? सेवादार।
एक शब्द आया सलाल तोरी। सलालो तोरी, इसका मतलब जिनको घोड़े की परख हो, पहचानो किस नस्ल का घोड़ा है, इस घोड़े के लक्षण क्या है, इसकी खूबियां क्या है, इसकी कमियां क्या है, वो जो पारखी होते थे उनको कहते हैं सलालो तोरी, घोड़े के पारखी। उसके बाद अगर अपनी बात करें ऊंट पालक, ऊंट पालक के अंदर जो जाति है वो रेबारी जाति के जो लोग हैं वो ऊंटों को विशेष रूप से पालते हैं। और ये एक इसमें शब्द है, इसको भी अपने महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है, कतारिया। अपने देखते हैं रेगिस्तान के जहाँ बड़े बड़े दौरे हैं, टिल्ले हैं, और अब तो खैर ऊंट बहुत कम हो गए, लेकिन जब ऊंट काफी मात्रा में थे तो एक जगह से दूसरी जगह तक 10-10, 15-15, 20-20 जो ऊंट है वो एक साथ रेगिस्तान में एक ही लाइन में चलते रहते थे, और उनका एक आगे डोरी पकड़ा रहता था और बाकी सारे ऊंट जो उनके पीछे 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 चलते रहते। तो वो जो ऊंटों की लाइन है, लंबी लाइन, उसको बोलते हैं कतारिया। तो ये भी अपने महत्वपूर्ण है कि कतारिया का संबंध किससे है, तो ऊंटों की लंबी लाइन। गौपालक, भेड़ पालक, दो शब्द हमने इसमें देखे, घोड़े वाले में चारवादार और सलालतौरी, और इसके अंदर एक कतारिया, तीन शब्द हमने महत्वपूर्ण देखे और इस पे प्रश्न भी बनते हैं। अब कृषि जातियां, अब तो सारे कृषि कर सकते हैं, सभी के पास अपनी अपनी जमीनें भी हैं, लेकिन उस पुराने जो समय था उसके अंदर विशेष प्रकार के लोग विशेष प्रकार की खेती भी किया करते थे। जैसे कलबी, ये एक जाति थी, कृषि इनका मुख्य पेशा हुआ करता था, और इनमें पटेल शामिल थे। पटेल जो गुजरात साइड के जो लोग डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड या भरतपुर और जालौर की साइड में जो आए उनको बोलते हैं पटेल, और मुख्यतः बाड़मेर और जालौर में आकर बस गए और कलबी जाति से ये फेमस हुए। एक जाति है लोधा, भरतपुर और सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं, ये भी अपना कृषि कार्य के लिए जाने जाते हैं। एक जाति है धाकड़, ये काश्तकारी में माहिर है और कृष्ण के वंशज इनको माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं इनको जगदेश पवार के भी वंशज माना जाता है। निम्न जातियों में से, कृषि जातियों में से वो कौन सी जाति है जो कृष्ण के वंशज है, या कौन सी जाति है जो जगदेश पवार के वंशज है, तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, धाकड़। एक जाति है कीर, ये इनकी जो विशेषता ये है कि नदियों एवं तालाबों में कृषि करते थे। ये जहां आसपास नदियां थी उस नदियों के आसपास, और जहां तालाब थे उन तालाबों के आसपास में ये खेती करते थे। चावल, सिंघाड़ा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि ये उगाते थे। सेवक जातियां कई प्रकार, अब राजा महाराजाओं के समय में कुछ विशेष प्रकार के काम विशेष प्रकार के लोगों को ही दिए जाते थे, विशेष प्रकार की जातियों को दिए जाते थे। जैसे अगर अपनी बात करें कलाल, इनका काम था शराब बेचना, शराब की बिक्री से संबंधित, शराब का बनाना, भट्टियों में बनाना, या जो भी उस टाइम की तकनीक रही होगी, तो ये काम कौन करते थे, कलाल करते थे। एक जाति आती है कहार, शादी के समय जब पालकी उठाई जाती है, डोली उठाई जाती है लड़की की, तो वो जो है महार जाति, कहार जाति के लोग ही करते थे, इसके अलावा कोई नहीं करते थे। बारीदार, पत्तल बनाना और जूठे पत्तल उठाना इनका काम था। शुरुआत जब जैसे आज भी पत्तल हम देखते हैं, जहां भोजन की व्यवस्था होती है, लंगर होता है, तो वहां पे अक्सर हम पत्तल का प्रयोग करते हैं। और पुराने समय जब पत्तल का प्रयोग करते थे तो उनको पत्तलों को बनाने का और उनको जूठे जो पत्तल थे उनको उठाने का काम बारीदार किया करते हैं। और आपने सुना होगा जो चंदन की कहानी है, जो अपने बनवीर ने जब उसको उदय सिंह को मारने की कोशिश की, तो जो उसको उदय सिंह को जब पत्तल में उठा के लेके गए थे तो वो बारी था, यानी कि जूठा पत्तल उठाए थे और उसमें टोकरी के अंदर उठा के उनको ले गया था। तो इनका मुख्य काम क्या था, बारीदार का काम था। एक होते हैं बेलदार, बेलदार का मुख्य काम खुदाई करना, जैसे कोई तालाब की खुदाई करनी है, या जैसे जो मुसलमानों की जो कब्र में जब दफनाने के करते हैं तो वो उनकी खुदाई भी ये बेलदार ही किया करते थे। और एक है बालदिया, बैलों पर बालद लादना और घुमक्कड़ जाती। बालद लादना यानी कि जो सामान है ये अपने बैलगाड़ी रखते थे, बैलगाड़ी पे सामान रखा, और ये व्यापारी होते थे एक प्रकार के, यहाँ से सामान लिया, यहाँ से लादा अपना, दूसरी जगह चले गए और दूसरी जगह उसको बेच दिया और वहीं अपना निवास कर लिया। कुछ दिन बाद वहां से वापस अपने बैल पे सामान उठाया, यानी कि एक प्रकार से ये घुमक्कड़ जाती थी बालदिया। आज हम ये जो कल के बचे हुए कुछ प्रश्न थे और कुछ एक
विशिष्ट जातियों के संदर्भ में एक छोटा सा टॉपिक अपना बकाया था, तो उसके बारे में अपने अध्ययन किया है, ताकि अपना एक जो पूरा अध्याय है वो पूरा हो गया है। राजस्थान की जब हम साहित्य की बात करें और संस्कृति की बात करें, तो हमारा जो जातियों वाला जो टॉपिक था वो पूरा हुआ। हमने उसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो ये बची हुई थी विशिष्ट जातियां, उसको भी हमने करा। हालांकि इसमें एक छोटा सा टॉपिक धर्म भी है, लेकिन धर्म के बारे में इतना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि धर्म से प्रश्न हम सभी लगभग जानते हैं, 2 या 3 अपने मुख्य जो है हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, और उसके जो रीति रिवाज हैं वो आगे आते जाएंगे। और आगे जैसे अगर सामाजिक संरचना में हम पढ़ेंगे तो वेशभूषा और जो त्योहार हैं, मेले हैं, ये सब जो है बड़े बड़े टॉपिक है, तो उनको अपने एक क्लास में लिया करेंगे। एक क्लास में उनको किया और दूसरी क्लास में उनके प्रश्नोत्तरी भी अपने कर लिया करेंगे, और इस प्रकार जो है अपने टॉपिकों को पूरा करेंगे। और आज के लिए इतना ही। जो भी आपकी प्रश्न हो, जो आप पूछना चाहते हो, कमेंट के माध्यम से पूछें। और कैसी लगी क्लास ये भी बताएं। अपने जो जानकार हैं, मित्र हैं, उनको आप ये वीडियो का शेयर करें लिंक, ताकि हम और ज़्यादा उम्मीदों के साथ आपको पढ़ा सकें, अध्ययन करवा सकते हैं। और ये जो हमारी पूरी क्लास है आप सबके लिए निःशुल्क है। हम अपनी सेवाएं आपको दे रहे हैं ताकि आपका भविष्य निर्माण हो और आप लोग अपना BSTC, प्री BTET जो भी आप कर रहे हैं तैयारी, उसमें सफल हों। धन्यवाद, आभार।